पोक्रोवस्क में रूसी सेना का हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 2 ठिकाने भी तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन के 11 सैनिक मारे गए हैं। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल का प्लान एक्टिव हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन। हालांकि इजराइल लगातार प्रॉक्सी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन ये जंग तब तक आईडीएफ नहीं जीत सकती जब तक ईरान का वजूद या उसके पास ताकत है। इसलिए ईरान हमेशा से इजराइल के टारगेट पर रहा है, लेकिन ईरान के खिलाफ कार्रवाई कभी आसान नहीं थी। वजह थी वो कॉरिडोर, जिससे इजराइल को भारी नुकसान की आशंका थी। मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही के बादल और ज्यादा गहराने लगे। एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ये इजराइल की तैयारी है और टारगेट है ईरान। ऑपरेशन तेहरान, टकराएंगे इजराइल ईरान। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन इन 2 परंपरागत दुश्मनों के बीच सीरिया और इराक न होते तो दोनों देशों के बीच सीधी जंग जमीनी सीमा पर ही छिड़ जाती, जिसमें मिसाइल और रॉकेट्स की भूमिका सबसे अहम होती। इनमें सीरिया एक ऐसा केंद्र है जिसकी भौगोलिक स्थिति ने ही इस जंग को रोक रखा था। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। ये बदलाव है सीरिया से असद के शासन का पतन, जिनके सीरिया छोड़ते ही इजरायली सेना अपने उत्तर पूर्वी हिस्से पर एक्टिवेट हुई और सीरिया की दिशा में आगे बढ़ी। ये दिशा है गोलन हाइट्स, जिसके असैन्यकृत क्षेत्र में इजरायली सेना ने आगे बढ़कर युद्ध तबाही मचाई और इजरायली सेना के इसी कार्रवाई ने नेतन्याहू के मंसूबों का खुलासा कर दिया। अब इजरायली सेना इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उनसे दमिश्क की दूरी महज 30 किलोमीटर ही बची है और ये कामयाबी उन्हें मिली है जेट्स और दूसरे हथियारों से, जिसके प्रमाण वो हमले हैं जिससे सीरिया दहला है। इसमें दमिश्क के साथ वो प्रमुख एयरबेस शामिल थे जिससे ईरान को लेबनान तक सप्लाई में मदद मिल रही थी। इनमें तारतुस एयरबेस पर हुआ हमला अब भी रहस्य बना हुआ है, जहां भूकंप का झटका महसूस किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल का टारगेट अगर ईरान है तो सीरिया से असद शासन के पतन के बाद ईरान पर डायरेक्ट हमले क्यों नहीं हुए? इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल के इरादों का खुलासा जान लीजिए जो मोसाद के चीफ ने किया है। डेविड बार्निया के मुताबिक अब ईरान के खिलाफ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ हूथियों पर हमला करते हैं तो यह तय नहीं है कि हम उन्हें रोक पाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि असद शासन के पतन के बाद सीरिया में तेजी से बढ़ते इजरायली सेना के कदम का मकसद ईरान है। लेकिन समस्या क्या है? इजरायली फोर्स ईरान को टारगेट करने के लिए आगे बढ़ तो रही है, लेकिन उसके सामने डिफेंस सिस्टम संकट बन गए। यानी ईरान पर हमला करने की इजरायली सेना की पहली प्राथमिकता एक कॉरिडोर बनाना है। यही वजह है कि सीरिया पर इजरायली एयरफोर्स लगातार बड़े और घातक हमले कर रही है, ताकि सीरिया में एक्टिव डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर ईरान की राह आसान हो जाए। समस्या है कॉरिडोर, जिसके लिए इजराइल ने हमले करके सीरिया को दहला दिया। इजरायली एयरफोर्स ने उन क्षेत्रों को निशाना बनाया जहां खतरा मंडरा रहा था, जिसमें अलेप्पो, कमिशली, लताकिया, कुनेत्रा, हमा और होम्स क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्रवाई में इजरायली एयरफोर्स ने असद सरकार समर्थित 80% सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी एयर डिफेंस के खतरे से इजरायली हवाई लड़ाकों को 80% मुक्ति मिल गई और इजरायल के इरादे मजबूत हो गए।
अब इजरायली एयरफोर्स को एक ऐसा खाली कॉरिडोर मिल गया है जहां से सीधे ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है, जिसमें अमेरिका की अनुमति भी जरूरी नहीं है। हालांकि इजरायली सेना पहले भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या थी इजरायली फाइटर जेट्स की क्षमता, जो ईरान तक तो जा सकते थे, लेकिन उनकी वापसी सीरिया के सिर्फ उस क्षेत्र तक हो सकती थी जहां कुर्द लड़ाके मौजूद थे। लेकिन तब इसी क्षेत्र में सीरिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, जिनमें रूस के SA-17, SA-22, SA-8, SA-6 और SA-5 शामिल थे, जो असद सरकार से ज्यादा ईरान की सुरक्षा कर रहे थे। हालांकि इजराइल को मिले स्टेल्थ फाइटर जेट्स इन सिस्टम से ज्यादा क्षमतावान हैं, जिनका इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन दिक्कत इनमें नहीं बल्कि इजराइल के टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए थी, जिन्हें पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए सीरिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के विमान के लिए बेहद घातक साबित होते और इजराइल का मिशन अधूरा रह गया। दरअसल इजराइल के F-35 की रेंज भी 2100 किलोमीटर है, लेकिन तेहरान तक पहुंचने और वहां से लौटने की दूरी 3000 किलोमीटर थी और सीरिया में रिफ्यूलिंग संभव नहीं थी। इसलिए इजराइल ने अपने मंसूबों को अपने तक सीमित रखा। हालांकि इसके लिए एक विकल्प एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी था, लेकिन इससे फाइटर प्लेन की क्षमता पर असर पड़ सकता था। यानी F-35 में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जोड़ा जाता तो इससे उसकी क्षमता सिर्फ 2700 किलोमीटर तक हो सकती थी, लेकिन ऑपरेशन के लिए 3000 किलोमीटर की क्षमता न्यूनतम थी। पर अब जबकि इजराइल ने सीरिया के 80% डिफेंस को तबाह कर दिया है और ये मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है, तो संभव है कि इजरायली F-35 को खतरा ना हो। इसलिए ईरान पर हमले में देरी भी ना हो, वो भी अपने रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ।